पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 22 महाषड्यंत्र। नताशा। डॉक्टर जयपाल भाटिया की आवाज में एक अजीब सी मृदुता थी, जैसे जहर को शहद में घोल दिया गया हो। पॉइजन गर्ल उर्फ नताशा अब तक सब समझ चुकी थी। ये खेल वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया था। ये कोई व्यक्तिगत बदला नहीं, ये शतरंज की एक काली बिसात थी, जहां हर मोहरा चाल से पहले मारा जा रहा था। अचानक एक चक्रवात की तरह उसने रंजीत सिंह के सीने में एक तेज किक मारी। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नताशा झुकी। उसकी उंगलियों के नुकीले नाखून रंजीत की आंखों के ठीक पास थरथरा रहे थे, मानो अगले ही पल उसकी जीवन की परतें चीर देंगे। रंजीत ने घबराहट में चीख मार दी, मैं निर्दोष हूं। पॉइजन गर्ल की आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट की चमक उभरी। मैंने सिर्फ वही किया जो तुम्हारे पिता, इस प्रिंसिपल ने मुझसे करने को कहा था। रंजीत कांपती आवाज में बोला। उसे नहीं पता था कि जहर की देवी कब अपने नाखून उसकी आंखों में उतार दे और उसे भी अपने भाई की तरह मौत के हवाले कर दे। लेकिन नताशा थम गई। कमरे के कोने से उसके पिता डॉक्टर जयपाल भाटिया ने एक धीमी पर शातिर मुस्कान के साथ कहा, ये मूर्ख सच बोल रहा है। नताशा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। विश्वास जो रक्त की तरह उसकी रगों में बहता था, अब संदेह में जम गया था। आखिर ये खेल था क्या? उसने खुद से पूछा, या शायद हवा से। डॉक्टर भाटिया ने एक शातिर हंसी के साथ कहा, चलो तुम्हारी उत्सुकता थोड़ी कम कर देता हूं। वो स्वर अब मृदु नहीं था, उसमें क्रूरता का ताप और एक वैज्ञानिक सनक की ठंडक थी। नताशा अब धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब रंजीत पर नहीं, बल्कि अपने पिता पर टिकी थी, जिससे कभी उसने जीवन पाया था। आज वही उसके विश्वास की अंतिम सांस बन चुका था। रंजीत सिंह, जो अब तक मृत्यु की दहलीज पर खड़ा था, चुपचाप पीछे हट गया। शायद उसे जीवन दान मिल चुका था। कमरे में अब एक सन्नाटा नहीं, एक युद्ध विराम था। शब्द नहीं बोले जा रहे थे, पर असहनीय सच्चाई की आहटें गूंज रही थी। एक बेटी अब अपने पिता से वो सच सुनने जा रही थी, जिसे शायद उसने अपने सबसे भयावह सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। इस खेल की शुरुआत जानवी से होती है। डॉक्टर जयपाल भाटिया की आवाज धीमी थी, परंतु उसमें एक भयावह आत्मविश्वास गूंज रहा था। मैं रंजीत सिंह के साथ मिलकर एक ऐसा एंटीडोट बना रहा था, जिससे हम सुंदर, मासूम दिखने वाली लड़कियों को मौत की देवी में बदल सके। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जोड़ा, एक ऐसा सीन जो किसी को भी बेझिझक मौत के घाट उतार सके। पॉलिटिकल किलिंग्स, सीक्रेट मिशन, यू अंडरस्टैंड? नताशा की आंखों में अब सिर्फ ज्वालामुखी की तपिश थी, जिसे उसने वर्षों तक एक आदर्श, एक पिता, एक देवता माना था। आज वही व्यक्ति उसके नैतिक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राक्षस बन चुका था। भाटिया अब मानो आत्म स्वीकृति के नशे में था। जानवी पर हुए एक्सपेरिमेंट से मुझे यकीन हो गया था कि मेरा एंटीडोट काम करता है। लेकिन चूंकि जानवी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, मैं उसके रक्त सैंपल की भी जांच करता था। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, एक दिन गलती से मैंने जानवी की जगह तुम्हारी मां का ब्लड सैंपल टेस्ट कर लिया था, और तब मुझे एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। एक दुर्लभ डीएनए, एक ऐसा जेनेटिक कोड जो सिर्फ एक एसासिन नहीं, बल्कि एक पॉइजन गर्ल बना सकता था। नताशा की सांसें अब तेज हो रही थी। भाटिया ने कहा, मैंने तुम्हारी मां की कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाई, और फिर
उसका खून चुपचाप लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तब मुझे पता चला कि जानवी जैसी लड़कियां तो कई बनाई जा सकती थी, पर तुम्हारी मां के अंदर किसी दूसरी स्तर की शक्ति थी। वो अब वैज्ञानिक सनक की सीमा पार कर चुका था, लेकिन उस डीएनए को प्रोसेस करने के लिए मुझे उन्नत मशीनें चाहिए थी। मैंने रंजीत सिंह से बात की और वो 500 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हो गया था। मैंने अपनी दवा, अपने एंटीडोट और तुम्हारी मां के रक्त से मिलाकर एक रसायन बनाया था, लिक्विड एक्स। एक ऐसा रसायन जो जीवन और मृत्यु के बीच एक नई परिभाषा रच सकता था। वो अब लगभग बड़बड़ा रहा था, लेकिन एक समस्या थी। लिक्विड एक्स केवल उसी शरीर में असर दिखा सकता था जिसमें वो डीएनए पहले से मौजूद हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी मां को वो डोज दे दिया था, परंतु उसने एक लंबी सांस ली और फिर वो मर गई। नताशा का चेहरा अब दर्द और क्रोध का एक समरूप चेहरा बन चुका था। भाटिया अब पहली बार हिचकिचा रहा था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। उधर इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से रंजीत सिंह बुरी तरह भड़क गया था। उसका करोड़ों का नुकसान हो चुका था और मेरे जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग विफल हो गया था। रंजीत सिंह चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी अघोषित अपराध की गवाही दे रहा हो। नताशा हताश भी थी और विस्मित भी। जिस पिता को वो अपनी दुनिया समझती थी, उसी ने उसकी मां को सिर्फ एक रासायनिक प्रयोग की सामग्री समझा था। उसका मन अब खुद से भी घृणा से भर चुका था। वो एक ऐसे व्यक्ति की बेटी थी जिसने प्यार की सबसे पवित्र छाया को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की नीली बत्ती में जलाकर राख कर दिया था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर जयपाल भाटिया अपनी ही कही बातों के बोझ से अब भी भारी सांसें ले रहा था, लेकिन नताशा की सांसें अब जैसे बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें उस क्षण पत्थर जैसी हो गई थी। उनमें ना आंसू थे, ना झलक, बस एक गहराई थी, एक मौन ज्वालामुखी। उसके भीतर कोई टूटा था नहीं, शायद कुछ जाग गया था। धीरे धीरे उसने अपने बालों को पीछे किया। चेहरे से आंसुओं की कोई रेखा नहीं पहुंची, क्योंकि वहां अब दया का नामो निशान नहीं था। आपने मेरी मां को मार दिया। उसका स्वर इतना शांत था मानो वो खुद को समझा रही हो। मेरी मां को, जिसने मुझे जन्म दिया, उसे आपने रसायनों में घोल दिया, एक फॉर्मूले में, लिक्विड एक्स बनाने के लिए। वो अब धीरे धीरे डॉक्टर भाटिया की ओर बढ़ रही थी, पर हर कदम जैसे धरती को काटता हुआ लग रहा था। आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी हूं। उसका स्वर अब कांपने के बजाय ठंडा था, जैसे कोई वैज्ञानिक शव विच्छेदन कर रहा हो। पर मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मैं उस मां की संतान हूं जिसे आपने एक प्रयोगशाला की मेज पर कुर्बान कर दिया। हाँ, तो उसी की बेटी है। डॉक्टर जयपाल भाटिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना कोई अपराध भूत, ना कोई पछतावा, बस एक सन की गर्व। उसके मरने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, क्या तेरे भीतर भी वही अनोखा डीएनए हो सकता है? मैंने तेरे रक्त के नमूने की जांच की और जब नतीजे सामने आए, मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तेरा डीएनए तेरी मां से भी कहीं अधिक उन्नत निकला। वो अब अपने ही शब्दों में डूबा जा रहा था। मैंने रंजीत सिंह से वादा किया था कि तुझे पॉइजन गर्ल बनाकर तेरे खून से हम सैकड़ों लड़ाके तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी सेना जो मौत से नहीं डरती।
लेकिन रंजीत को यकीन दिलाना आसान नहीं था। इसीलिए हमने एक योजना बनाई, ऐसी योजना जिसमें हम दोनों का नाम भी ना आए, पर खेल सारा हमारा हो। रंजीत के लोग मुझे जहर देंगे, एक नाटक होगा, और फिर तुझे बचाने के बहाने मैं तेरे अंदर लिक्विड एक्स इंजेक्ट कर दूंगा। तेरा शरीर प्रतिक्रिया देगा, तू बेहोश हो जाएगी। फिर रंजीत तुझे उठाकर अपने एनपीएल हाउस ले जाएगा, जहां तेरे खून से सैंपल निकाले जाएंगे। तू उसकी कैद में रहेगी। धीरे धीरे तेरे शरीर से वो अमृत निकाला जाता रहेगा। और यदि तू कभी शक भी करती है तो वो कह देता कि उसने मुझे बंधक बना रखा है और तुझे अपने इशारों पर नचाता रहता। नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे उसने पिता कहा, उसी ने उसके लिए गुलामी का जीवन चुना था। भाटिया अब भी बोल रहा था, जैसे उसके शब्दों में कोई ग्लानि नहीं, बस प्रयोगशाला की रिपोर्ट हो। पर तू जल्दी ही होश में आ गई थी नताशा, और वहां से भाग निकली। कहां गई किसी को पता नहीं चला। रंजीत को लगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया। मैंने तुझे छुपाकर पॉइजन गर्ल बना दिया और उसे उससे वंचित कर दिया। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे ही खून का प्यासा बन गया था। भाटिया की आवाज में अब एक डर का कंपन था। रंजीत सिंह कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक क्रूर शातिर माफिया था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे भूमिगत हो जाना पड़ा और मैं जानवी के साथ छुप गया। एसीपी अनिकेत वो हमारा एकमात्र सहयोगी बन गया। और फिर एक दिन मैंने तुझे देखा। उसी पर मुझे समझ आ गया कि अब मुझे रंजीत सिंह के मेन फ्रेम कंप्यूटर को तबाह करना होगा। अगर वो तुझे दोबारा पकड़ भी ले तो तुझसे कुछ हासिल ना कर सके। कमरे में अब एक भयावह चुप्पी थी। नताशा की सांसें गहरी हो चुकी थी, पर उसकी आंखें अब भी शांत थी, इतनी शांत कि उसमें तूफान भी डूब जाए। उसने धीरे से कहा, पर उसके हर शब्द में ज्वाला थी। आपने मुझे बनाया नहीं डॉक्टर भाटिया, आपने मुझे मजबूर किया। आपके लिए मैं सिर्फ एक रासायनिक प्रयोग, एक चलित हथियार और एक चलता फिरता जिंदा जहर थी। क्या नताशा अपने पिता से अपनी मां की मौत का बदला लेगी, या जयपाल भाटिया नताशा के खून से अनेक लड़ाके बना लेंगे? ये कहानी अब आगे क्या मोड़ लेगी,